10th का यूनिट नंबर 3, जो कि ऑर्डर वाइज यूनिट नंबर 12 बन रहा है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वो आज हम डिस्कस करेंगे। इस यूनिट में हम सारा का सारा जो काम है वो लाइट के बारे में देखेंगे। लाइट के लिए यूज होने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि लेंसेज हैं, मिरर्स हैं, टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जिस तरह अभी पिछले यूनिट में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ वाटर वेव या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव हमने देखा था, तो बिल्कुल ऐसे ही लाइट जब किसी भी सरफेस से टकराती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है। वैसे 100% रिफ्लेक्ट नहीं होती, कुछ लाइट जो है वो वहाँ पे एब्जॉर्ब भी हो जाती है, कुछ ट्रांसमिट भी हो पाती है, अगर आपका जो सरफेस है वो कुछ हद तक भी ट्रांसपेरेंट हो तो। लेकिन जो मेजर फिनोमेना होता है हम उसी को इस तरफ डिस्कस करते हैं। तो रिफ्लेक्शन यहाँ पे प्रोमिनेंट होती है, तो हम यही अज्यूम करते हैं कि ये मेजॉरिटी जो है वो रिफ्लेक्शन का फिनोमेना हो रहा है, और हम उसको 100% यही डील करते हैं कि रिफ्लेक्शन है। लेकिन बेसिकली अगर हम उसको माइक्रोस्कोपिकली देखें तो उसमें और चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि ट्रांसमिशन और एब्जॉर्प्शन वगैरह। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी ये जो तीनों चीजें हैं जो आपको फिगर में भी नजर आ रही होंगी, ये तीनों चीजें जो है ये आपकी इंसिडेंट रे है, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है, और ये इस पॉइंट पे जहाँ पे ये इंसिडेंट रे जो है स्ट्राइक कर रही है, इसके ऊपर आपने नॉर्मल ड्रॉ करना है सरफेस के ऊपर। ये सरफेस है, प्लेन मिरर आपने लिया हुआ है, तो इसकी सरफेस पे आपने नॉर्मल ड्रॉ करना है, बिल्कुल 90 के एंगल पे। तो ये जो तीनों चीजें हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों की तीनों जो है एक ही प्लेन के अंदर है। और दूसरा जो ला है वो ये है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों सेम है। ये एंगल लेने कहाँ से है ये आप देखें, नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है इंसिडेंट रे का, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बना रही है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ये दो लॉज हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये साइड पे इंफॉर्मेशन है। इन द अर्ली 1700, यानी 18वीं सदी की बात हो रही है, देयर वर टू आइडियाज अबाउट द नेचर ऑफ लाइट। लाइट के बारे में दो आइडियाज थे इसके नेचर के बारे में, पहला पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव नेचर। न्यूटन पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ कॉर्पस्कुलर नेचर ऑफ लाइट। यानी न्यूटन ने पार्टिकल नेचर कही थी कि लाइट जो है उसकी पार्टिकल नेचर। अकॉर्डिंग टू हिम लाइट कंसिस्ट ऑफ टाइनी फास्ट मूविंग पार्टिकल्स। मैक्सवेल फॉर्मुलेटेड द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। मैक्सवेल ने लाइट की वेव थ्योरी जो है वो प्रेजेंट की थी इन 1802, यानी 19वीं सदी में। थॉमस यंग, ये साइंटिस्ट, अप्रूव्ड द वेव नेचर ऑफ लाइट एक्सपेरिमेंटली। ये फर्स्ट ईयर में है। यंग जो है ये सबसे पहले इसने प्रूव किया था कि लाइट जो है वो वेव नेचर रखती है। In 1900, Planck suggested that light consists of small packets of energy called photons. ये सेकंड ईयर में है जहाँ मॉडर्न फिजिक्स है, कि जो प्लॉन्क है इसने सजेस्ट किया था कि जो लाइट है ये स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी पे मुश्तमिल होती है, जिनको फोटॉन कहते हैं। उसने फोटॉन का नाम दिया, वैसे उसने क्वांटा कहा था, और बाद में फोटॉन का नाम जो है वो फिर आइंस्टाइन ने दिया था। लेटर ऑन आइडिया फोटॉन वाज कंफर्म्ड बाय एक्सपेरिमेंट्स। नाउ वी नो दैट लाइट हैज ड्यूअल नेचर, लाइट एज वेल एज पार्टिकल नेचर। तो काफी इंफॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पे। रिफ्लेक्शन की टाइप्स, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर आपके पास जो सर्फेस है वो स्मूथ सर्फेस है तो उससे होने वाली जो रिफ्लेक्शन है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी। रेगुलर रिफ्लेक्शन मतलब ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विद नॉर्मल इज इक्वल टू नॉर्मल ऑफ, सॉरी, इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विद नॉर्मल। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास रफ सरफेस है तो फिर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है आपस में इक्वल नहीं होंगे, बल्कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। अगर हम इसी रे की बात करें, ये जो पहले वाली आ रही है तो ये यहाँ आई और यहाँ चली गई, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर नहीं है। बिल्कुल सेकंड रे को भी चेक करें तो ये यहाँ आई और यहाँ जा रही है, इसका भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में इक्वल नहीं है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये होल्ड नहीं करता। सेकंड लॉ, स्पेशली सेकंड लॉ ये होल्ड नहीं करती इरेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में, या रफ सरफेस होने वाले रिफ्लेक्शन सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड नहीं करते। स्फेरिकल मिरर्स, मिरर जो है वो किसी भी ग्लास या प्लास्टिक के स्फीयर का कुछ हिस्सा होता है। यानी कोई भी जो मिरर है वो एक्चुअली किसी स्फीयर का हिस्सा होता है, और वो स्फीयर किससे बना होता है, वो किसी ग्लास से बना होता है या फिर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से बना होता है। यानी कि आप फिगर देख सकते हैं, ये एक मुकम्मल स्फीयर है। ये एक मुकम्मल स्फीयर है, और इस स्फीयर का जब आप कुछ पार्ट ले लेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ ये पार्ट, तो ये जो पार्ट है ये हमें, हम इसे मिरर कहते हैं। अब ये मिरर की दो टाइप्स हो सकती हैं। अब मिरर काम क्या करता है, मिरर जो है वो रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है। इसके आगे हम टाइप देखेंगे कौन सी जो इसका हिस्सा है वो रिफ्लेक्ट करता है, इसके कितने से हैं। तो इसके दो इसके फेसेस होते हैं, एक कर्ड फेस। अब ये कर्ड फेस, ये इस तरह का कर्ड फेस है। अब इसका एक जो साइड है उसको पॉलिश कर लिया जाता है, और जो दूसरा फेस होता है उसको ऐसे ही रहने दिया जाता है, मतलब ये।
ये स्फीयर का आपने थोड़ा सा हिस्सा ले लिया जो कि आपका मिरर बन गया। अब आप या तो इसका ये एक्सटर्नल पार्ट जो है इसको आप पॉलिश कर सकते हैं, या फिर आप दूसरे अंदर वाली साइड को पॉलिश कर सकते हैं। अगर आप बाहर वाली साइड को पॉलिश कर रहे हैं, इसका मतलब है ये हिस्सा नॉन रिफ्लेक्टिंग है, नॉन रिफ्लेक्टिंग, यानी रिफ्लेक्शन का काम यहाँ पे नहीं होगा। रिफ्लेक्शन यहाँ से ही होगी फिर, यानी लाइट आएगी यहाँ से और रिफ्लेक्ट हो जाएगी। दूसरे लफ्जों में आप यूं कह सकते हैं कि मिरर से देखने वाला जो काम है वो आप इंटरनल साइड से देखेंगे, और इस तरह के मिरर को कहा जाता है कनकेव मिरर, जिसका बैरूनी हिस्सा जो होता है वो पॉलिश होता है, सिल्वर से पॉलिश होता है, सिल्वर की कोटिंग हुई होती है, और जो दूसरे वाला अंदर वाला हिस्सा है वो रिफ्लेक्टिंग होता है या देखने के काम आता है, उसको आप कनकेव मिरर कहते हैं। और इसका उल्ट कर लें आप कि ये आपके पास स्फीयर है और अंदर वाली साइड को आपने पॉलिश कर दिया है। अब आपका जो बाहर वाला हिस्सा है वो रिफ्लेक्टिंग हो गया, यानी यहाँ से लाइट आएगी और टकरा के चली जाएगी, यहाँ से लाइट रे आएगी और टकरा के इस तरह चली जाएगी। तो आप बाहर वाला जो हिस्सा है उभरा हुआ हिस्सा, ये रिफ्लेक्टिंग फेस का काम कर रहा है, यानी यहाँ से आप देखने वाला काम कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं आप। तो ये वाला मिरर जो है ये कन्वेक्स मिरर होगा। तो इस तरह मिरर की दो टाइप्स बनती है, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। अब कुछ टर्म्स हैं मिरर के हवाले से, जैसा कि पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल फोकस है, फोकल लेंथ है। तो ये मैं व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ, तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। देखिए, हम यहाँ पे एक कनकेव मिरर ले लेते हैं, ये बाहर वाली जो सरफेस इसकी ये पॉलिश है, ये देखने के काम नहीं आती। अब सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर की हम बात करते हैं। तो चूंकि आप जैसे कि हमने स्टार्ट में देखा था कि जो मिरर होता है वो एक्चुअली एक स्फीयर का हिस्सा होता है, यानी इसको अगर हम बढ़ाएं तो ये एक स्फीयर बनता है। अब इस स्फीयर का जो सेंटर है, ये सेंटर, इसको आप ओ का नाम दे दें, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। यानी आपने जो स्फीयर लिया हुआ है वो एक्चुअली किसी स्फीयर का हिस्सा था, आपने इसको काटा है, इतने से आपने चूंकि काट दिया था ये, बाकी आपने अलग कर लिया, और ये वाले हिस्सा आपने अलग करके इसको यहाँ से कोटिंग कर दी, ये आपने कोटिंग कर दिया, ये बाकी सारा जो हिस्सा है ये आपने खत्म कर दिया। ठीक है। तो अब ये जो सेंटर था, सेंटर ऑफ दैट स्फीयर, इस सेंटर को आप कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो ओ है ये कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो रेडियस होगा, रेडियस है तो यहाँ से लेके यहाँ तक किसी भी पॉइंट को मिलाने से ये रेडियस सारे, क्योंकि कोई भी स्फीयर होता है उसके आप बेशुमार रेडियस ले सकते हैं, और वो सारे रेडियस जो है वो आपस में लेंथ में इक्वल होते हैं। तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये सारे रेडियस है। इस ओ को आप किसी भी पॉइंट से मिला लें वो रेडियस ही बनेगा, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये क्लियर हो गया। और इसको आप रिप्रेजेंट किससे करेंगे, आर से, यानी ओ से लेके मिरर के किसी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर करना है, और उसको आपने रिप्रेजेंट करना है आर से। अब नेक्स्ट चीज़ है वो पोल है। तो पोल क्या चीज़ है, जो आपके पास मिरर है, ये आपका मिरर है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने मिरर लिया हुआ है। इस मिरर का जो अपना सेंटर है ये वाला, ये जो सेंटर आपको नजर आ रहा है, इस सेंटर को आप पोल का नाम देंगे। ये यानी स्फीयर का जो सेंटर था वो सेंटर ऑफ कर्वेचर, और मिरर का अपना जो सेंटर है वो पोल कहलाता है। अब आप इस सेंटर ऑफ कर्वेचर ओ को, ये ओ को पोल से जब आप मिला देंगे तो ये बन जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ओ से जब आप पोल से मिलाएंगे तो जो लाइन बनेगी उसे आप कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है ये भी क्लियर हो गया कि आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर ओ को मिला देना है मिरर के सेंटर से, जिसे हमने पोल का नाम दिया है। तो ओ को पोल से, पोल का नाम हम पी रख देते हैं, ये पी, यानी ओ को जब आप पी से मिलाएंगे तो ये आपके पास बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है वो है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस वो वाला पॉइंट होता है, मैं थोड़ा बड़ा करके मिरर बनाता हूँ यहाँ पे। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल पी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ओ, और यहाँ पे हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो प्रिंसिपल फोकस हमने देखे, जब भी आप इमेज रखेंगे मिरर के सामने तो वो मिरर से जब लाइट रे टकराएगी तो टकराने के बाद वो एक पॉइंट से गुजरती है यहाँ से, फिर आप एक और रे लेते हैं, ये भी टकरा के इसी पॉइंट से गुजरती है, आप एक और रे लेते हैं यहाँ से, वो इधर आ गई। तो प्रॉपर्टी ये है कि जितनी भी रेज एमिट होती हैं उस ऑब्जेक्ट से, वो मिरर से टकराने के बाद सारी की सारी जो है वो एक फिक्स पॉइंट से गुजरती है।
इस फिक्स पॉइंट को कहा जाता है प्रिंसिपल फोकस और इसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये अभी हम पहले ऊपर पढ़ चुके हैं कि ओ से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, यानी आर कहा जाता है। अब प्रिंसिपल फोकस भी डिफाइन हो गया कि ये वो पॉइंट है जहां से तमाम रेस जो है वो इकट्ठी होकर गुजरती हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। वैसे भी फोकस नाम से जाहिर है कि जहाँ पे सारी की सारी कंसंट्रेशन हो, हम कहते हैं कि ये फोकस्ड है। तो अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो है फोकल लेंथ। तो इस फोकल पॉइंट से, प्रिंसिपल फोकस से जो पोल तक का डिस्टेंस है, यानी ये प्रिंसिपल फोकस एफ और ये पोल पी, इस तक का जो डिस्टेंस है इसको आपने कहना है फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ है और इसको आप स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, फोकल लेंथ। एक बात और नोट करने वाली है कि ये जो फोकल लेंथ है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होती है, यानी फोकल लेंथ जो है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है। एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। देखने में भी आपको नजर आ रहा है। तो ये कुछ टर्म थी जो कि एक्सप्लेन करना जरूरी थी। आई होप कि आपने अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर ली होंगी। बाकी कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के बारे में जो मैंने बता दिया वो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। कनकेव मिरर जो होता है उसकी इनर जो कर्व सरफेस होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है, और आउटर जो सरफेस होती है वो पॉलिश्ड होती है, रिफ्लेक्ट नहीं करती। इससे बोथ वर्चुअल एंड रियल इमेज दोनों बन सकते हैं, यानी वर्चुअल इमेज भी आप इससे बना सकते हैं और रियल इमेज भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है। ये आगे हम अभी बाद में बात करेंगे इस बारे में बाकायदा फिगर्स बना के। कन्वेक्स मिरर इसका उल्टा है। इसकी आउटर जो सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग होती है और इनर जो सरफेस होती है वो पॉलिश्ड होती है। कन्वेक्स मिरर में जो साइज ऑफ इमेज होता है वो हमेशा स्मॉलर होता है ऑब्जेक्ट से, जबकि कनकेव मिरर में साइज जो है वो डिपेंड करता है पोजीशन पे, यानी कि छोटा भी हो सकता है ऑब्जेक्ट से, बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। इसमें दोनों इमेज बन सकते थे, वर्चुअल भी और रियल भी, और इधर सिर्फ वर्चुअल इमेज बनेगा कन्वेक्स मिरर में। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट फोकस के बारे में है कि कन्वेक्स मिरर का फोकस कहाँ पे होता है, कनकेव मिरर का फोकस कहाँ पे होता है। द फोकस लाइज बिहाइंड द मिरर। अगर कन्वेक्स मिरर की बात की जाए तो इसका फोकस जो है वो मिरर के पीछे होता है, यानी ये मिरर अगर आपने बनाया है, कन्वेक्स मिरर है ये कन्वेक्स मिरर। तो इसका जो फोकस है वो इसके पीछे होता है, यानी ये रेज आ रही है और टकराने के बाद ये ऐसे वापस जा रही है। इन सबको जब आप इकट्ठा करेंगे तो ये आपको यहाँ से वापस जाती हुई फील होंगी। तो ये इसके पीछे है, यहाँ पे आपको क्लियर नजर आ रहा है ये फिगर में। ये जो कन्वेक्स मिरर है इसका जो प्रिंसिपल फोकस है वो उसके पीछे होता है, और कनकेव मिरर की अगर हम बात करें तो कनकेव मिरर का जो प्रिंसिपल जो फोकस होता है वो उसके सामने होता है, यहाँ पे। दूसरा पॉइंट है द फोकस इज वर्चुअल एज द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर टू कम फ्रॉम द फोकस। तो कन्वेक्स मिरर के केस में जो फोकस है वो वर्चुअल होता है, यानी सामने एग्जिस्ट नहीं कर होता, बल्कि जब आप उन रेज को एक्सटेंड करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये आपको रेज मतलब ये एक्सटेंड हुई है, डॉट लगे इसका मतलब एक्सटेंड हुई है, एक्सटेंड करते हैं तो वो आपका फोकस बनता है ये। यानी हकीकत में वो फोकस नहीं होता, यानी हकीकत में नजर नहीं आ रहा होता कि ये जो रेज है ये यहाँ से निकल रही है, बल्कि इन रेज को जब आपने पीछे एक्सटेंड किया था तो ये तब बना था। जबकि अगर हम कनकेव मिरर की बात करें तो इसमें आपको ये जो फोकस मिल रहा है ये आपको रियल फोकस मिल रहा है, यानी वाकई हकीकत में यहाँ से रेज सारी की सारी फोकस होकर गुजर रही है। घरों में हम जो यूज करते हैं मिरर वो प्लेन मिरर होता है, उसमें कोई कर्वेचर नहीं होता। उसके बाद मिरर फार्मूला है। मिरर फार्मूले में वन ओवर एफ इज इक्वल टू वन ओवर पी प्लस वन ओवर क्यू। एफ जो है ये फोकल लेंथ है, यानी प्रिंसिपल फोकस से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने एफ कहा था। पी क्या चीज है, ये अगर आपके पास कनकेव मिरर है और ये प्रिंसिपल फोकस है एफ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल एफ होगा, फोकल लेंथ से कहा जाता है। अगर आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, ये आपने ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट ए, तो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है मिरर से उसको आपने स्मॉल पी कहना है। और अगर इमेज यहाँ पे बनती है, यहाँ इमेज बन रही है,
तो इमेज का जो डिस्टेंस होगा मिरर से, यानी यहाँ तक, ये आपने क्यू लेना है। यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इज नोन एज स्मॉल पी, और इमेज का डिस्टेंस मिरर से, उसको आपने स्मॉल क्यू कहना है। और प्रिंसिपल फोकस का डिस्टेंस पोल से, वो कहलाता है प्रिंसिपल, सॉरी, फोकल लेंथ स्मॉल है। और इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है, 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अमूमन हम ये जो तीनों डिस्टेंसेस लेते हैं, एफ पी क्यू, ये तीनों के तीनों सेंटीमीटर में हम लेते हैं, ये कन्वेंशन है। अब साइन कन्वेंशन आपको पता होनी चाहिए, पी कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है, क्यू कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है, और एफ कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है। अगर तो ऑब्जेक्ट आपका रियल है, रियल ऑब्जेक्ट है, तो पी आपका पॉजिटिव होगा। और अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो फिर जो पी होगा वो नेगेटिव होगा। सिमिलरली जो क्यू है, जो कि इमेज का डिस्टेंस है, वो पॉजिटिव कब होगा, जब आपका रियल इमेज बनेगा। रियल इमेज बनेगा तो क्यू को आपने पॉजिटिव ले लेना है, और अगर वर्चुअल इमेज बन रहा है तो फिर आपने क्यू को नेगेटिव ले लेना है। सिमिलरली फोकल लेंथ की बात करें तो कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव है, और कन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव है। आगे एक टर्म आएगी मैग्निफिकेशन की, तो मैग्निफिकेशन के बारे में, मैग्निफिकेशन के बारे में यहाँ पे उसने एडवांस ही लिख दिया कि मैग्निफिकेशन का मतलब हम अमूमन ये लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है, उससे बनने वाली इमेज, किसी मिरर के सामने जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उससे बनने वाली इमेज है वो कितनी बड़ी होगी। तो मैग्निफिकेशन का मतलब हर यही नहीं है कि सिर्फ ऑब्जेक्ट को बड़ा करना, बल्कि इमेज स्मॉलर भी हो सकती है ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन से इमेज स्मॉलर भी हो सकती है। तो मैग्निफिकेशन में दोनों काम हो सकते हैं, इमेज जो है वो एनलार्ज भी हो सकता है और स्मॉलर भी हो सकता है। कन्वेक्स मिरर के बारे में, कन्वेक्स मिरर जो होते हैं वो हमेशा स्मॉलर इमेज प्रोड्यूस करते हैं, ऑब्जेक्ट की निस्बत जो इमेज होती है वो स्मॉलर होती है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहले हमने रिफ्लेक्शन देखी थी, और अब रिफ्लेक्शन है। तो रिफ्लेक्शन ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये फिगर बहुत काफी है, कि जब लाइट रेज जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है, तो वो अपना जो ओरिजिनल पाथ है उसको चेंज कर लेती है। जैसा कि ये अगर हम बात करें कि ये पानी है, ये सारा पानी है, और ऊपर ये हवा है सारी, और हवा से इस तरह आ रही थी लाइट रेज, तो असूलन इन्हें यहाँ आना चाहिए सामने, ये, लेकिन ये ऐसा नहीं होता, बल्कि ये मुड़ जाती है। और फिर जब इस एयर से निकल, सॉरी, वाटर से निकल के आके फिर एयर में आती है, तो फिर मुड़ जाती है। यानी एक तो इसके अंदर मुड़ी, यहाँ पे मुड़ी एक तो, और फिर जब बाहर निकली तो फिर मुड़ी, ये। तो ये रिफ्लेक्शन है कि जब भी मीडियम चेंज होता है लाइट का, तो वो अपने असल रास्ते से मुड़ जाती है। इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। और पानी के अंदर जो पोजीशन हम किसी चीज़ की देख रहे होते हैं वो एक्चुअल पोजीशन नहीं होती, वो हमारी नज़र का धोखा होता है। जैसा कि अगर आपने बाल्टी के अंदर कोई सिक्का रखा हुआ है और आपके हाथ में कोई छड़ी है, और आप उस छड़ी को टच करना चाहते हैं, सिक्के सिक्के को टच करना चाहते हैं, तो आप एक उसका निशाना लेके आप छड़ी को टच जब करने की कोशिश करते हैं, तो वो सिक्के को टच नहीं कर पाते, बल्कि बॉटम पे किसी और पॉइंट को आप टच कर रहे होते हैं। तो उसकी वजह यही होती है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से आप एक्जैक्टली उस पॉइंट पे नहीं पहुंच पाते जिस पे आपने पहुंचना था। तो रिफ्लेक्शन के भी दो लॉज हैं। पहला बिल्कुल वही है जिस तरह रिफ्लेक्शन का था, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तीनों चीजें जो है वो एक ही प्लेन, इंसिडेंट रे भी, रिफ्रैक्टेड रे भी, और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तीनों एक ही प्लेन। दूसरा पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंस है। रिफ्लेक्शन के केस में हमने ये देखा था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विद नॉर्मल इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विद नॉर्मल, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं लेना, बल्कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस लेना है, साइन आई और साइन आर। बात यहीं पे खत्म नहीं हुई, बल्कि मजीद ये है कि दोनों का जो रेशियो है, यानी साइन आई और साइन आर की जो रेशियो है वो क्या है, वो एक कांस्टेंट है। यानी ये हमेशा कांस्टेंट रहती है, साइन आई और साइन आर की रेशियो कांस्टेंट रहती है। उस कांस्टेंट को नाम दिया गया है एन, और ये कहा जाता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमें ये बताता है कि किसी मीडियम में जब लाइट पास करेगी तो वो कितना अपने असल रास्ते से हटेगी। जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, वो हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि उस मीडियम में जब लाइट एंटर होगी तो वो अपने असल रास्ते से ज्यादा हटेगी। तो डायमंड का 2.42 सबसे ज्यादा है, एयर का 1 है। तो हवा के अंदर जो लाइट है वो बेंड नहीं होती, कुछ हद तक होती है, लेकिन हम यही अज्यूम करते हैं कि नहीं होती। वैसे तो वैक्यूम में नहीं होती 100%, क्योंकि वहां पे उसने उसका कोई मीडियम ही नहीं है। लेकिन एयर के लिए भी हम यही कहते हैं कि एयर में भी जो है वो एक आइडियल कंडीशन हम ले लेते हैं कि यहाँ पे भी बेंडिंग नहीं होती, लाइट अपना पाथ चेंज नहीं करती। तो जिस चीज़ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा है, हमें ये बता रहा है कि उसके अंदर उतनी ही ज्यादा रिफ्लेक्शन हो रही है, उतना ही उस लाइट का जो पाथ है वो ज्यादा बेंड होगा, असल से लाइट उतनी ज्यादा हटेगी। तो ये आपने डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स याद रखना है, 2.42।
पानी का भी याद रख लीजिएगा, 1.33। अच्छा, इसको स्नेल लॉ भी कहा जाता है, ये जो साइन आई बटा साइन आर है और इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है, इसको स्नेल लॉ भी कहा जाता है। ये जो रेनबो बनती है बारिश के बाद, ये भी एक्चुअली जो लाइट है वो 7 कलर पे कंसिस्ट होती है। तो रेन ड्रॉपलेट से जब टकराती है तो दो फिनोमेना होते हैं, एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दोनों फिनोमेना की वजह से जो लाइट है वो डिस्पर्स हो जाती है अपने 7 कलर में, जिसको आप रेनबो कहते हैं। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम आगे देखेंगे। रिफ्लेक्शन तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि लाइट जब अपने असल रास्ते से मुड़ जाती है, हट जाती है, तो उसे रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो रेनबो के अंदर ये दोनों काम हो रहे हैं, रिफ्लेक्शन भी हो रही होती है यानी लाइट अपने असल रास्ते से हट रही होती है, और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी हो रही होती है। ये आप फिगर से देख सकते हैं, ये लाइट की रेज आ रही थी ये, और फिर आगे अपने रास्ते से हट गई है यहाँ पे। तो रेनबो जो है इसको आप डिस्पर्शन ऑफ लाइट भी कहते हैं, लेकिन डिस्पर्शन ऑफ लाइट के पीछे जो फिनोमेना है वो रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, सबसे ज्यादा जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो वैक्यूम के अंदर होती है, 3 × 8 मीटर पर सेकंड। किसी और मीडियम में, चाहे आप वाटर ले लें चाहे आप ग्लास ले लें, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कम हो जाती है, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। वाटर के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो 2.3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड है, और अगर आप ग्लास की बात करें तो ग्लास के अंदर सिर्फ 2 हो जाती है, 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करने का एक और फार्मूला भी आपके पास आ गया। पहले ऊपर आपने देखा था साइन आई बटा साइन आर, और अब जो है वो आपके पास है एन इज इक्वल टू सी ओवर वी, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। और एक और फार्मूला रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का नोट कर लें, एन इज इक्वल टू रियल डेप्थ ओवर अपेरेंट डेप्थ। यानी किसी कंटेनर के अंदर आपने कोई लिक्विड भरा हुआ है, तो उस कंटेनर की जो डेप्थ है वो रियल में कुछ और होगी, लेकिन जब वो किसी लिक्विड से आप फिल कर देंगे तो उसकी डेप्थ आपको कम नजर आएगी। तो लिहाजा रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई अपेरेंट डेप्थ, ये करने से भी आपके पास उस मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आता है। यानी अगर आपने पानी भरा हुआ है एक मीडियम के अंदर, किसी कंटेनर के अंदर, तो उस कंटेनर की ओरिजिनल डेप्थ, यानी जब आपने पानी नहीं भरा हुआ था और फिर जब आपने पानी भर दिया तो उसके बाद जो आपको डेप्थ नजर आएगी, वो दोनों की जो आप रेशो लेंगे, रियल डेप्थ डिवाइडेड बाई अपेरेंट डेप्थ, वो आपको क्या देगी, वो आपको उस पानी का, वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देगी। अच्छा, इसके अलावा यहाँ ये फार्मूले पे एक और बात आपको बताता चलूँ कि ये फार्मूला उस वक्त यूज होता है साइन आई बटा साइन आर, जब आपकी जो रोशनी की रेज है वो दाखिल हो रही होगी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में। ठीक है जी, मुझे जरा कंफर्म करने दें, तो डाउट आ गया माइंड में कि शायद मैंने उल्ट बता दिया है। जी ठीक है, ये फार्मूला आपने उस वक्त यूज करना है जब लाइट रेज एंटर हो रही हो रेयर से डेंसर, रेयर टू डेंसर, यानी एयर टू वाटर हो सकता है, क्योंकि एयर जो है वो रेयर मीडियम है, वाटर डेंसर है। एयर टू ग्लास हो सकता है। अगर इसका उल्टा है, यानी डेंसर से रेयर में आ रही है, तो फिर क्या होगा, इफ लाइट एंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयर, फिर क्या होगा, फिर यही फार्मूला जो है ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन आर बटा साइन आई इज इक्वल टू एन। तो ये थोड़ा डिफरेंस आपने याद रखना है। ये एक सेल्फ असेसमेंट दी हुई है, ये जरा आप खुद कर कीजिएगा और मुझे बताइएगा, whether the bending of light be more or less for a medium with high refractive index। यानी अगर कोई मीडियम ऐसा है जिसका हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो उसके लिए बेंडिंग ऑफ लाइट ज्यादा होगी या कम होगी। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आ गया नेक्स्ट। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से पहले आपको क्रिटिकल एंगल का पता होना चाहिए। देखिए, अगर आपके पास ये एक ग्लास स्लैब है, और ये आप एक जो रे है वो टकराती है, अब यहाँ पे आपने नॉर्मल ड्रा करना है, तो ये टकरा के रे रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट इस तरह होगी, अपने असल रास्ते से हट गई, ये रे वन हम कह देते हैं, और ये टकराने के बाद सेकंड रे हम ये लेते हैं, और ये टकराने के बाद इस तरह रिफ्लेक्ट हुई, और थर्ड रे हम इस तरह लेते हैं, और ये टकराने के बाद बिल्कुल बाउंड्री पे आ गए, ये थर्ड रे, ये थर्ड रे थी। अब जो बात समझने वाली वो ये है कि पहली जो रे थी उसका आप एंगल देख लें नॉर्मल के साथ कम है, और दूसरी रे जो है उसका नॉर्मल के साथ एंगल जो है वो ज्यादा है,
और तीसरी जो रे है उसका नॉर्मल के साथ जो एंगल है वो और ज्यादा है। तो जैसे जैसे इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे रिफ्लेक्ट होने वाली जो रे थी वो नॉर्मल से दूर हटती जा रही है। जैसे कि पहले अगर देखें, ये जो पहली रे थी, ये पहली रे, ये आप देखें तो नॉर्मल के बहुत बहुत करीब है। देखो जो दूसरी रे है ये नॉर्मल से दूर हट गई है, और तीसरी रे देखें तो ये नॉर्मल से और दूर हट गई है। ठीक है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि जब रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर हट जाती है। और इसका उल्ट कर लें कि जब रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल के करीब चली जाती है। ठीक है जी। तो जो हम बात यहाँ पे करने जा रहे थे वो थी क्रिटिकल एंगल की बात। क्रिटिकल एंगल में वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसा कि यहाँ पे देखें, ये वो रे है जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस हम आई ले लेते हैं। यानी ये जो एंगल बन रहा है नॉर्मल के साथ इसको हमने आई ले लिया, और इसका जो रिफ्लेक्टेड रे थी वो ये थी। और ये नॉर्मल का कितना एंगल बना रही है, 90 का एंगल बना रही है। तो वो रे जिसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री हो, वो जो इंसिडेंट एंगल आई था इसको आप क्रिटिकल एंगल कहते हैं। है ये सारे, ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है वन के लिए, ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ये वाला जो एंगल है ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है। थर्ड का जो बना है ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो तीनों ही एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेकिन ये जो थर्ड वाला है ये एक स्पेशल एंगल है, इसको क्रिटिकल एंगल कहा जाता है, क्योंकि इसकी जो कंसर्न्ड रे है जो आगे रिफ्लेक्ट हो रही है वो नॉर्मल के साथ 90 का एंगल बना रही है। यानी कुछ इस तरह का केस बन रहा है। ये आई, ये आपका नॉर्मल, और ये रे टकराने के बाद इधर आगे पे 90 का एंगल बना रहा है। तो इस केस में यही एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आई है, ये अब आई नहीं रहेगा बल्कि इसका एक स्पेशल नाम होगा क्रिटिकल एंगल। तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल के साथ 90 डिग्री हो, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और दूसरी बात जो मैंने शुरू में बताई थी वो भी याद रखनी है कि जब रेस डेंसर मीडियम से डेंसर से रेयर में जा रही हो तो वो अवे हटती हैं, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चली जाती है। और इसको उल्ट कर लें कि जब रेयर से डेंसर मीडियम में रे जा रही होती है तो फिर वो करीब आती है, कम क्लोजर टू नॉर्मल। तो क्रिटिकल एंगल के बाद नेक्स्ट जो चीज़ है उसका ताल्लुक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के साथ। तो जैसा कि अभी हमने देखा है कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री होता है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अब वही रे जिसको हमने बढ़ाया था, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस हम बढ़ाते रहे थे, पहले छोटा एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया, फिर हमने थोड़ा बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया, फिर तीसरी दफा हमने और बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिला। लेकिन जैसे ही आप फर्दर एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करेंगे तो फिर जो रे होगी वो रिफ्लेक्ट होके दोबारा उसी मीडियम में वापस आ जाएगी। यानी अगर ये ग्लास आपने लिया हुआ था तो रे जो है पहले तो ग्लास से बाहर जा रही थी, ये बाहर चली गई, ये बाहर चली गई, और ये जो तीसरे वाली थी ये ग्लास की बाउंड्री पे आ गई थी। लेकिन जब आप फर्दर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे तो रे जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी बल्कि रिफ्लेक्ट होगी, यानी अपने ही मीडियम में दोबारा वापस आना। और जब अपने ही मीडियम में उसी मीडियम में कोई रे रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है तो उसको फिर रिफ्लेक्शन नहीं कहा जाता बल्कि रिफ्लेक्शन कहा जाता है। तो इसलिए से इस फिनोमेना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा जाता है, यानी रे टकरा के मीडियम से टकरा के दोबारा अपने ही मीडियम में उसी मीडियम में वापस आ रही है। तो ये फिनोमेना एंगल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इसमें ये याद रखना है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये ग्रेटर होता है क्रिटिकल एंगल से। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशन याद रखनी है आपने। पहली कंडीशन ये है कि जो रे है वो मस्ट एंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, यानी जो लाइट रे है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में एंटर होनी चाहिए। और दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन, ये ग्रेटर का साइन है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। तो ये कंडीशन जब होल्ड करेगी तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमेना होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फाइबर ऑप्टिक्स ये आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रांसमिट करने के लिए। आजकल आपकी जितनी कम्युनिकेशन हो रही है वायर्स के थ्रू, दो तरह की कम्युनिकेशन हो रही है, या तो वायरलेस है जो कि सैटेलाइट के थ्रू हो रही है, और दूसरी वायर के साथ। तो वो जो वायरिंग के साथ हो रही है वो आजकल फास्टेस्ट जो वे है वो ऑप्टिकल फाइबर है जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है फास्टेस्ट फास्टेस्ट। तो ये बहुत ही बारीक होती है, हेयर साइज इसका होता है, और इसके अंदर जो डाटा ट्रांसफर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की शक्ल में ट्रांसफर होता है। और इसके अंदर यही फिनोमेना हो रहा होता है, रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये दो ही मार्ग हैं जिनके थ्रू डाटा ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफर करती है या रिफ्रैक्शन के थ्रू या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू, या दोनों भी यूज होते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपके पास ऑप्टिकल फाइबर किस किस्म का है। एंडोस्कोपी
अगर आपने जिस्म के अंदरूनी अज़ा का मुआयना करना है, एग्जामिन करना है, तो उसके लिए जो टेक्निक इस्तेमाल होती है उसे एंडोस्कोपी कहा जाता है। डिफरेंट ऑर्गन की एंडोस्कोपी के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं और उसका फिर नाम भी डिफरेंट है। मसलन मैदे की एंडोस्कोपी के लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसको गैस्ट्रोस्कोपी कहा जाता है, और मसाने के लिए सिस्टोस्कोपी कहा जाता है, और गले के लिए ब्रोंकोस्कोपी। ठीक है, ये तीनों किस्म की स्कोपी है। गैस्ट्रोस्कोपी जो इसका ताल्लुक स्टोमक के साथ है, सिस्टोस्कोपी जो है वो उसका मसाने के साथ ताल्लुक है, और ब्रोंकोस्कोपी जो है वो गले के मुआयने के लिए यूज होती है। तो इसमें भी ये लाइट पाइप ही यूज होती है जिनके जरिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल भेजे जाते हैं लाइट की शक्ल में, और वो उनका इमेज लेके वापस आती है और पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम है मेदे के अंदर या मसाने के अंदर या गले के अंदर। रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म जो है एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, ऑप्टिकल ग्लास का बना होता है, और उसकी एटलीस्ट दो जो सर्फेसेज हैं वो पॉलिश प्लेन फेसेस होती हैं। लेंजेस, जिस तरह मिरर के बारे में हमने देखा था, तो मिरर जो थे वो एक्चुअली क्या थे, किसी स्फीयर का हिस्सा थे, और उसकी एक जो सरफेस होती थी वो पॉलिश होती थी और एक जो सरफेस थी वो रिफ्लेक्टिंग होती थी। लेंजेस जो है ये भी एक्चुअली किसी स्फीयर का हिस्सा ही होते हैं, लेकिन इसमें ये है कि ये इसकी एक सरफेस पॉलिश नहीं होती, दोनों की दोनों जो है वो रिफ्लेक्टिंग होती है। A lens is any transparent material having two surfaces of which at least one is curved। एक सरफेस कर्व्ड होती है। ये सामने फिगर में आप देख सकते हैं। अगर दोनों सरफेस कर्व्ड है तो फिर ये डबल कन्वेक्स है। एक फ्लैट है बिल्कुल ये वाली, और दूसरी जो कर्व्ड है तो इसको प्लेनो कन्वेक्स कहा जाता है। और अगर इस टाइप की है कि दोनों ही कर्व्ड हैं, जो अंदर पिचकी हुई है और बाहर भी दोनों कर्व्ड है, तो फिर करकेवो कन्वेक्स कहा जाता है इसको। जिस तरह ऊपर डबल कन्वेक्स थी, बिल्कुल इसी तरह डबल करकेव है, यानी दोनों साइडों से अंदर पिचकी हुई है। और प्लेनो कन्वेक्स के corresponding प्लेनो कनकेव भी है, और कनकेवो कन्वेक्स के corresponding कन्वेक्सो कनकेव भी है ये। बेसिकली जो आपने याद रखना वो यही है कि एक कनकेव मिरर है और एक कन्वेक्स मिरर है। ये जो मिरर आपका, ये कनकेव मिरर है, और दूसरे वाला जो है जो उभरा हुआ होगा इस तरह, ये कन्वेक्स है। तो दो किस्म के लेंस होते हैं, एक कन्वेक्स या कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। कन्वर्जिंग इसलिए कहते हैं कि इसमें जितनी भी रेज इससे स्ट्राइक करती हैं वो सारी की सारी स्ट्राइक करने के बाद एक नुक्ते पे कन्वर्ज हो जाती है, फोकस हो जाती है, लिहाजा इसको कहा जाता है कन्वर्जिंग लेंस, कन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस। ये दरमियान से थिक होता है, मोटा होता है, और फिर बाहर की तरफ ये फिर बारीक होना शुरू हो जाता है। आपने अपनी लैब में देखा होगा ज्यादातर, इससे बच्चे जो है वो कागज जलाते हैं, ब्लैक कागज जलाते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी रेस को फोकस करते हैं एक स्पॉट पे, तो वहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ जाती है, और इस तरह ब्लैक कागज जो है वो जलना शुरू हो जाता है। दूसरा जो है वो है कनकेव लेंस, उसको डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है। डाइवर्जिंग लेंस इसलिए कहा जाता है कि वो सारी की सारी रेस जो आ रही होती है उनको डाइवर्ज कर देते हैं, फोकस होने के बजाय उनको स्कैटर कर देते हैं, तो वो सेंटर से पतला होता है, बारीक होता है, और फिर किनारों की तरफ मोटा होना शुरू हो जाता है। बाकी प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, ये सारी सारी वही टर्म्स हैं जो हमने मिरर के डिस्कस की थी, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, ये सारी वही चीजें हैं। दो अगर आप प्रिज्म को इस तरह जोड़ दें, वर्टेक्स टू वर्टेक्स, तो वो दोनों कैसे बिहेव करेंगे, एक कनकेव लेंस की तरह बिहेव करेंगे। यानी लाइट रेज वाले इनको स्कैटर कर देंगे। और अगर आप उन दो लेंस को इस तरीके से जोड़ते हैं कि बेस को बेस के साथ कनेक्ट करते हैं, तो वो बिहेव करेंगे एज ए कन्वेक्स लेंस, यानी जो रेज आ रही है उनको एक पॉइंट पे फोकस कर देंगे, मर्ज कर देंगे, कन्वर्ज कर देंगे। इसके अलावा प्रिज्म की एक और प्रॉपर्टी, प्रिज्म में से जब लाइट पास करती है तो ये डेविएट कर जाती है अपनी ओरिजिनल पाथ से, और ये होना भी चाहिए क्योंकि पीछे रेयर मीडियम है हवा, और आगे जो है वो डेंसर मीडियम है, तो लिहाजा जो रेज है उनको रिफ्लेक्ट होना चाहिए। पावर ऑफ लेंस, जब आप किसी भी लेंस की पावर देखना चाहते हैं तो आपने सिंपली क्या करना होता है, जो फोकल लेंथ होती है उसका रेसिप्रोकल ले लें, तो 1/f जो है वो आपको क्या देता है, लेंस की पावर। और लेंस की पावर का जो यूनिट है वो डायऑप्टर है, डायऑप्टर। लेकिन इसकी शर्त ये है कि डायऑप्टर तब होगी जब आप जो फोकल लेंथ है वो आप मीटर में ले रहे होंगे। फोकल लेंथ मीटर में होगी तो लेंस की पावर डायऑप्टर होगी, ये कंडीशन है। इसके अलावा ये बात याद रखनी कि अगर आपके पास दो लेंस है और आप उन दोनों लेंस को कंबाइन करते हैं, एक की पावर है P1, दूसरे की पावर है P2, और दोनों लेंस को जब आप कंबाइन कर देंगे तो जो नेट पावर बनेगी वो उन दोनों का सम होगी, यानी P1 + P2। जैसा कि एक लेंस है जिसकी पावर है 2 डायऑप्टर, और एक लेंस है जिसकी पावर है 0.35 डायऑप्टर, और दोनों लेंस को जब आप कंबाइन कर देंगे तो उनके कॉम्बिनेशन का जो रिजल्टेंट आपके पास आएगा उसकी पावर होगी, दोनों को ऐड करने से क्या बनेगा, 2.35 डायऑप्टर।
इसके साथ ये कुछ चीज़ें हैं जो आपकी आसानी के लिए मैंने सम अप की हैं, ये लाजमी रीड आउट कर लीजिएगा। इसके अंदर वो सब कुछ लिखा हुआ है जो अभी हमने एक्सप्लेन कर दिया है, बल्कि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे हुए हैं जो कल आने वाले सेशन में होंगे। तो सबसे पहले तो मैंने स्फीयर के बारे में लिखा हुआ है कि, सॉरी, मिरर के बारे में लिखा है कि मिरर जो है वो किसी स्फीयर का हिस्सा होते हैं। उस स्फीयर का जो सेंटर है वो मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाते हैं, और उसको आप सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो सी है ये 2f होता है, यानी इसका जो पोल से डिस्टेंस होता है वो डबल होता है फोकल लेंथ से, ये भी हम पीछे देख चुके हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर का पोल से डिस्टेंस ट्वाइस होता है, डबल होता है एज कम्पेयर टू फोकल लेंथ के। और ये आप इसे आर भी कह सकते हैं, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो डिस्टेंस है, मैं फिगर भी बना देता हूँ। ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, यहाँ से लेके यहाँ तक वैसे तो रेडियस है, और यहाँ पे आपका प्रिंसिपल फोकस होता है। तो ये जो रेडियस है आपका, इसको आप 2f भी लिख सकते हैं, सॉरी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसको आप 2f लिखते हैं, 2f। और ये सी से लेके यहाँ पी तक का जो डिस्टेंस है ये आपका रेडियस होता है, और ये रेडियस इक्वल होता है ट्वाइस द फोकल लेंथ। और इस तरीके से आप एफ को लिख सकते हैं r/2। बाकी यहाँ पे कुछ कन्वेंशन है कि रियल इमेज जो है वो हमेशा उल्टा होता है, वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है। कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस के बारे में कुछ चीजें कॉमन है, ये याद रखें, कनकेव मिरर और कन्वेक्स लेंस इनकी चीजें कॉमन है। फोकल लेंथ दोनों की पॉजिटिव होती है, इनसे दोनों से हमेशा रियल और वर्चुअल इमेज दोनों बन सकते हैं। इमेज छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी, और बराबर भी हो सकता है। यहाँ पे बराबर नहीं लिखा मैंने, लेकिन आप ऐड कर लें इसके साथ। इमेज छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी, और बराबर भी हो सकता है। कन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है, फोकल लेंथ दोनों की नेगेटिव होती है, इन दोनों से हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है। और इमेज जो है वो जिसम से हमेशा छोटा होता है। बाकी ये पोजीशन के बारे में है, ये भी हम कल देखेंगे डायग्राम बना के ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखें तो इमेज कहाँ बनता है। ऑब्जेक्ट को अगर हम शिफ्ट करें किसी और पॉइंट पे तो इमेज कैसे शिफ्ट होती है, ये भी हम कल डायग्राम के थ्रू देखेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने लिख दिया तो आप वैसे देख सकते हैं कि अगर आपका जो जिसम है वो 2f पे पड़ा है, 2f अभी हमने ऊपर देखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हमने 2f कहा था, यानी अगर आपका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर पड़ा है, 2f पे पड़ा है, तो इमेज जिसामत में जिसम के बराबर बनेगी, उल्टी बनेगी, रियल बनेगी, और 2f पे ही बनेगी। 2f का मतलब ये नहीं है कि जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही, बल्कि दूसरी साइड पे। यानी ये अगर आपका लेंथ है, ये लेंथ आपने लिया हुआ है, और ये 2f है, यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रखा है, ये ऑब्जेक्ट रखा है, तो जो इमेज बनेगी वो भी 2f पे बनेगी, लेकिन इस साइड पे 2f, यहाँ पे। और जिसम के बिल्कुल बराबर बनेगी और सीधी उल्टी बनेगी, उल्टी मतलब है यहाँ पे बनेगी, इस, ये डायरेक्शन होगी इमेज की। बिल्कुल जो साइज इसका है बिल्कुल इतना ही साइज इधर भी होगा, जिसम के बराबर बनेगी, उल्टी बनेगी, रियल होगी, 2f पे ही बनेगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है, अगर जिसम f यानी प्रिंसिपल फोकस पे पड़ा है, ये 2f है तो इसका f यहाँ पे अगर पड़ा है, ये अगर इमेज पड़ा है तो फिर क्या होगा, तो इमेज नहीं बनती, या इन्फिनिटी पे बनेगी। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट, अगर जिसम मिरर लेंस और प्रिंसिपल फोकस f के दरमियान पड़ा है, लेंस और प्रिंसिपल फोकस के दरमियान आ गया आप, यानी ये लेंस है, ये प्रिंसिपल फोकस f, ये 2f जिसे सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहा जाता है। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है, जिसम है, वो लेंस और प्रिंसिपल फोकस f के दरमियान पड़ा है, यानी कहीं पे भी यहाँ पे। दरमियान का मतलब ये नहीं है कि मिड पॉइंट, दरमियान मतलब है प्रिंसिपल फोकस f और लेंस के दरमियान कहीं पे भी है। तो इमेज जिसम में जिसम से बड़ी बनेगी, सीधी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, और जिसम से पीछे बनती है, यानी ये आपका ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो इमेज इसके पीछे कहीं आके बनेगी, इधर आके कहीं बनेगी, यूं, ये जिसम में जिसम से बड़ी बनेगी, सीधी बनेगी, वर्चुअल होगी, और जिसम से पीछे बनेगी। तो ये पॉइंट आप याद रखना है। बाकी नुकता करीब, ये वो कम से कम फासला होता है जिससे किसी जिस्म का आंख के रेटिना पे वाज़ेह इमेज बनती है। सेहतमंद नौजवानों में जो नुकता करीब होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, यानी वो 25 सेंटीमीटर के फासले पे चीज़ों को बिल्कुल वाज़ेह देख लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये जो नुकता करीब है ये बढ़ता चला जाता है, यानी कि 40 साल का अगर कोई बंदा है तो उसके लिए जो नुकता करीब है नियर पॉइंट वो 50 सेंटीमीटर हो जाता है, और 60 साल के बंदे के लिए 500 सेंटीमीटर तक पहुंच जाता है। करीब नजरी ये एक ऐसा नुक्स है, एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें करीब की चीज़ें वाज़ेह नजर आती हैं लेकिन दूर की चीज़ें वाज़ेह नजर नहीं आती। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इसमें जो आई बाल है उसका डायमीटर लंबा हो जाता है, डायमीटर बड़ा हो जाता है, इमेज रेटिना के सामने बनती है, यानी बजाय इसके कि इमेज रेटिना के ऊपर बने, रेटिना के सामने बनती है। इस नुक्स को दूर कैसे किया जाता है? कॉन्टैक्ट लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं, या डाइवर्जिंग लेंस, जिसको आप कनकेव लेंस कहते हैं, वो इस्तेमाल किए जाते हैं। बई नजर उसका टोटल उल्टा है, जैसा नुक्स है ऐसा डिसऑर्डर है, ऐसी डिजीज है जिसमें दूर की चीजें वादे नजर आती है लेकिन करीब की चीजें नजर नहीं आती, वादे नजर नहीं आती। इस नुक्स में आई बाल का जो डायमीटर है वो छोटा हो जाता है, इमेज रेटिना के पीछे बनती है। इस नुक्स को दूर करने के लिए आप कन्वर्जिंग लेंस या कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस और कन्वेक्स लेंस एक ही बात है। कैमरे से जो इमेज बनती है उसमें आप जिस्म को हमेशा 2f यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखते हैं, ठीक है, यानी 2f से पीछे रखते हैं। इमेज हमेशा रियल होती है, उल्टी होती है और छोटी होती है, कैमरे की बात हो रही है।
और ये भी आपको पता चलिए कि हमारी आंख है ये कैमरे के असूल पे ही काम करती है। नेक्स्ट है मोटे लेंस की फोकल लेंथ कम होती है जबकि बारीक लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा होती है। जो लेंस मोटा होगा उसकी फोकल लेंथ कम होगी। यदि लेंस के करीब भी कोई पॉइंट होगा जहाँ पे सारी सारी रेज फोकस हो रही होंगी। नेक्स्ट है लेंस की पावर फोकल लेंथ की उल्ट होती है, ये भी हमने पढ़ा था। पी इक्वल टू 1/f और पावर यूनिट डायप्टर होता है बशर्ते फोकल लेंथ मीटर में हो। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। कॉम्बिनेशन, दो लेंस का कॉम्बिनेशन है तो उसकी पावर आप ऐड अप कर देते हैं यानी P1 + P2। और अगर दो लेंस को जोड़ते हैं तो मैग्निफिकेशन उनका मल्टीप्लिकेशन होती है। मैग्निफिकेशन को ये नहीं कि मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड नहीं करना। पावर ऐड अप हो जाती है दो लेंस के कॉम्बिनेशन, लेकिन मैग्निफिकेशन प्रोडक्ट लेते हैं आप M1 × M2। लेंसेज के नकाइस की बात करें तो दो किस्म के नकाइस होते हैं इसके। एक क्रोमेटिक एब्रेशन, ये ऐसा नुक्स होता है जिसमें इमेज रंगदार नजर आती है, होती नहीं है लेकिन आपको नजर रंगदार आती है, कलरफुल नजर आती है। और दूसरा स्फेरिकल एब्रेशन, ये ऐसा नुक्स है जिसमें इमेज आपको ब्लर नजर आती है, धुंधली नजर आती है। और टेलीस्कोप की बात करें तो टेलीस्कोप की जो लंबाई है वो आई पीस की फोकल लेंथ एफ ई और ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ एफ ओ के मजमू के बराबर होती है। ये आई पीस क्या है और फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्चुअली टेलीस्कोप के अंदर दो लेंथ लगे होते हैं। एक वो लेंथ जो आपकी आंख के करीब होता है उसको आई पीस कहा जाता है क्योंकि वो आंख के करीब है। दोनों होते हैं कन्वेक्स लेंथ ही है। आई पीस भी कन्वेक्स लेंथ होता है जो आपकी आंख के करीब होता है, और जो दूसरे वाला लेंथ होता है वो भी कन्वेक्स लेंथ ही होता है लेकिन उसको ऑब्जेक्टिव कहा जाता है। तो दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है यानी एफ ई आई पीस की जो फोकल लेंथ है और ऑब्जेक्टिव की जो फोकल लेंथ है, दोनों को जब आप ऐड अप करते हैं एफ ई प्लस एफ ओ तो ये बन जाती है टेलीस्कोप की लेंथ। और मैग्निफिकेशन कैसे फाइंड करते हैं टेलीस्कोप की? M = F O/F E, यानी ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ को ऊपर रखना है और आईपीस की फोकल लेंथ को नीचे रख के आपने डिवाइड करना है तो ये टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन आ जाएगी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लंबाई आईपीस की फोकल लेंथ एफ ई और ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ एफ ओ के मजमूए से ज्यादा होती है। टेलीस्कोप में दोनों के सम के बराबर होती थी, ये ऊपर देखें आप, L = F E + F O, यानी आईपीस की फोकल लेंथ और ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ दोनों के सम के बराबर। लेकिन जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो इसमें जो लेंथ है वो ज्यादा आ रही है दोनों की फोकल लेंथ के सम के। तो ये था जी आज का सेशन।